हेलो एवरीवन। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर हम बात करें कि पी ब्लॉक को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका 11th वाला पोर्शन जो कि एनसीईआरटी में 11th में है और आपको 12th वाला पोर्शन। अब यहाँ पे 11th में हम जनरली बोरॉन एंड कार्बन फैमिली को डिस्कस करते हैं एंड 12th में हम आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस लाइक आपकी इनर्ट गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे नीट एंड जेई की बात करें तो वो हम सब एक साथ पढ़ लेते हैं, बोरॉन फैमिली से लेके हेलोजन्स, ताकि हमें क्वेश्चंस को आसानी से करते बन जाए और बहुत बड़ा पी ब्लॉक जो है कि छोटे से फॉर्म में समराइज हो जाए। तो आज में स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 15 एलिमेंट जो कि है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास कौन कौन है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर वही सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। कौन कौन है भैया यहाँ पे? यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन में यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, तो दीज आर टू एलिमेंट नॉन मेटल्स है। फिर आर्सेनिक एंड एंटीमनी आपके मेटेलॉइड्स होते हैं एंड बिस्मिथ आपका टिपिकल मेटल। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे कि हमें पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ बिस्मिथ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। हम इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं? हम इन्हें कॉमनली निकोजन बोलते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PNICH आएगा टी की जगह। ठीक है ना, आप इसे करेक्ट करें, PNICHOGENS, निकोजन्स। और निकोजन्स का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि ये ऐसी गैस का फॉर्मेशन करते हैं जिससे सफोकेटिंग फील होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो बाहर आपके टॉयलेट्स होते हैं जिनमें कभी सफाई वगैरह नहीं की जाती, जब हम वहां पे अचानक अगर चले जाते हैं तो एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है और हमारा दम घुटने लगता है। वो किसकी वजह से होता है? जैसे अमोनिया की वजह से होता है ना। तो अमोनिया एक सफोकेटिंग गैस है। फिर आपका फॉस्फिन है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? एक सफोकेटिंग गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज निकोजन्स। अब अगर मैं ऑकरेंस की बात करूं यार, यहाँ पे तो हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में 78% होता है। कितना होता है? 78%। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है? बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें याद रखना है, बाय वॉल्यूम ऑफ N2 यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा? 78%, याद रहेगा। फिर ये हमारा इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? प्रोटीन मतलब अगर हम हमारी बात करें तो हमारे इसमें प्रोटीन्स, और एनिमल्स में भी यहाँ पे प्रोटीन के फॉर्म में होगा, राइट, प्लांट में भी होगा। फिर अर्थ क्रस्ट में अगर मैं बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में ये चिली सॉल्ट पीटर, आपको इसका ये याद रखना पड़ेगा, NaNO3। क्या याद रखना पड़ेगा? NaNO3 को हम बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, एंड इन जो KNO3 उसे हम बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है ना, तो ये ओट्स को आपको याद रखना पड़ेगा विथ नेम। नाइट्रोजन के ओट्स हैं चिली सॉल्ट पीटर। कौन है भाई? NaNO3। कौन है? NaNO3। इंडियन सॉल्ट पीटर कौन है? KNO3। क्या याद रहेगा? KNO3 याद रहेगा, KNO3, NaNO3। ठीक है, NaNO3 को क्या बोलेंगे? चिली सॉल्ट पीटर। KNO3 को क्या बोलेंगे? इंडियन सॉल्ट पीटर। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी नाइट्रोजन की। अगर मैं बात करती हूँ यार फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी आपके क्या मिनरल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने चिली सॉल्ट पीटर एंड इंडियन सॉल्ट पीटर के लिए ओट्स वर्ड यूज किया था, तो आप यहाँ पे करेक्ट करें, वो मिनरल्स हैं, राइट है ना। अब अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे ये फास्फोरस है Ca9PO4 6 CaX2। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल ऑफ एपेटाइट फैमिली। कौन कौन है यहाँ पे? Ca9PO4 6 CaX2, जहां पर X क्या होगा? हेलोजन होगा, या फिर आपका OH भी हो सकता है। जहां पे यहाँ पे अंडरलाइन या फिर मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीजें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आप बोल सकते हो वही हम रीड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, राइट। दूसरा इसका एक और जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे मिनरल ऑफ एपेटाइट फैमिली का, तो एग्जांपल यहाँ पे जैसे Ca9PO4 6 CaF2 मैंने यहाँ पे ले लिया है ना। तो बस यही बोलने वाली थी कि X2 की जगह या तो फ्लोरीन हो सकता है, या फिर क्लोरीन हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है OH। These are main compound of phosphorus rocks। और
ऑल्सो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन बोन्स, हमें पता है कि और कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ये बोन्स में प्रेजेंट हो सकता है, लिविंग सेल्स में, प्लांट मैटर्स में, ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। फिर है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो यार आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के जो बोल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं और इनके कोई ज्यादा और मिनरल्स नहीं प्रेजेंट है। वन थिंग, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इनकी जो बोल सकते हैं कि जैसे आर्सेनिक हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, या फिर जितनी भी पीरियोडिक आपके ग्रुप्स हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर नीचे वाले एलिमेंट्स बहुत ट्रेसेस में होते हैं, और जब ये बहुत ट्रेसेस में होते हैं तो इनके कंपाउंड भी ट्रेसेस में मिलेंगे आपको। तो आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे इस टेबल में हमने सारी प्रॉपर्टीज को समराइज करने की कोशिश की है। एटॉमिक नंबर हमें पता है कैसे याद रखना है, पूरी पी ब्लॉक के लिए एटॉमिक नंबर हमें मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32 से याद रखना था, ठीक है ना। अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद रखती हूँ 7, तो उसमें 8 प्लस कर दूंगी तो फास्फोरस का आ जाएगा। फिर फास्फोरस के एटॉमिक नंबर में मैं 18 प्लस करूंगी तो नीचे का जो एलिमेंट है आर्सेनिक, उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई एटॉमिक नंबर की, जिसे हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये होते हैं। आप कैसे निकालोगे, वो मैजिक नंबर से निकाल लोगे। एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो जनरली एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो इतना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप देख सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम विद रिस्पेक्ट टू नोबल गैसेस करते हैं ना। हमें पता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np3 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन किसके रिस्पेक्ट में लेके बैठेगा, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन ही आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं 7, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू हीलियम में लिखूंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 2p3, राइट। वैसे ही फिर हम नीचे की ओर जाएंगे, फास्फोरस, तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास में सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में लेके आएगा, ये नियॉन के रिस्पेक्ट में लेके आएगा। फास्फोरस 15 किसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियॉन के रिस्पेक्ट में होगा। फिर आपका आर्गॉन के रिस्पेक्ट में होगा, उसके बाद में क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप यहाँ पे वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख ले कि हाँ वाकई में होती है। जैसे 1402, 1012, 947, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई है। आपको वैल्यूज एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है, ऑर्डर याद रखना है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तीनों की यहाँ पे वैल्यूज दी गई है। एंड हमें पता है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन What? Second, and second is greater than first। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी सेकेंड से ज्यादा नहीं होती है। ये हम सारी चीजें डिटेल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है एज यूजुअल, इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। लेकिन लास्ट के जो 2 एलिमेंट है आपके एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसकी इक्वल होती है। तो अब कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि किन 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जहां जहां एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ रही है उसको थोड़ा अलग से लिख के रखें आप, ताकि हमारे पास में याद रहे कि अच्छा इनकी 1.9 1.9 होती है। जैसे कार्बन एंड सल्फर की आपकी एंड आयोडीन की 2.5 होती है, फिर हाइड्रोजन एंड फास्फोरस की आपकी 2.1 होती है। तो ये जब एक साथ हम लिख लेंगे कि किनकी सेम होती है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कोवेलेंट रेडियाई, रेडियाई की अगर मैं बात करूं या तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई, कोई भी रेडियाई होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। फिर उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ पे फंडा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो एक जैसा नहीं होता है। आप देखें यहाँ पे कि पहले 63 आया, फिर 317, 1089, मतलब नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक तो इंक्रीज हुआ। उसके बाद में एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो फिर हमारा क्या हो गया
कम हो गया आपका एंटीमनी या बिस्मथ तक, तो पहले क्या याद रखोगे कि नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक इंक्रीज होता है, देन डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी हम देखें यहाँ पे 77.2, देन 554, देन 888। तो ओवरऑल यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी आपको अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो। जनरली आपकी डेंसिटी क्या होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मतलब जनरली डेंसिटी और आपका जो मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, लेकिन मास एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी भी इंक्रीज होती है हर एक ग्रुप में, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम की हमने बात करी थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की बात की थी। ड्यू टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस ब्लॉक के एलिमेंट में हमने ये बात की थी, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस है, इन जनरल ये होता है। तो आई होप यहाँ तक ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, उन सब चीजों की जो कि मैंने टेबल में पर समझाई आपको, उन्हीं का यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि कैसे क्या होता है, राइट। जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होगी, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगी, और जो हम बात करते हैं जैसे कि IE1, IE2 एंड IE3, जब आप इनको जब एक साथ लिखते हो, जैसे कि आपके पास में तीन आपके पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लिखते हो, IE1, IE2, IE3। तो जो भी आपका इनका सबको एक साथ मिला के होगा वो होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पे ये ट्रेंड होगा, तो ये हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट भी आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब ग्रुप 15 एलिमेंट की मैं बात करूँ तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपका नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका डाई एटॉमिक होता है। क्या होगा, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है। N2 और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पे बना सकता है, जबकि सारे अदर जो होंगे वो आपके पॉली एटॉमिक होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं टेट्रा एटॉमिक, जैसे कि P4 आपने देखा टेट्रा एटॉमिक होता है। तो याद रखिए कि जो नाइट्रोजन है इसमें ये सिर्फ डाई एटॉमिक होता है, बाकी के जो अदर एलिमेंट है वो आपके पॉली एटॉमिक सॉलिड होते हैं। याद रखें इस चीज को कि नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक गैस व्हाइल अदर एलिमेंट आर पॉली एटॉमिक सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि आपको बताया गया है कि क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप बट दैट ऑफ एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ, ठीक है। इंक्रीजिंग up to arsenic then decreases up to bismuth, याद रखें। then all element of group 15 show allotropy except nitrogen, ये सबसे मेन पॉइंट है कि नाइट्रोजन को छोड़कर। तो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ग्रुप 15 में कौन एलोट्रोपी शो नहीं कर सकता है, तो सारे एलिमेंट आपके ग्रुप 15 के एलोट्रोपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता है, क्या, नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता है, याद रहेगा ना, ठीक है। जब इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं उनको बार बार खुद रिकॉल करें ताकि हमें वो चीज याद रहने लगे। अब बात करते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि हमने बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले की जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है यार इनका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, वो एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके सबके एक ही रीजन होते हैं, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो यही है कि नाइट्रोजन differ from rest of all member of group 15 due to the small size, high electronegativity, high ionization enthalpy and absence of vacant d orbital। ये इसके anomalous property शो करने के पॉइंट्स है। अब देखिए कि यहाँ पे मेरे रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला लाइन है हमारा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ये आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, काफी ज्यादा होती, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पे कि बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी वेरी हाई है, फिर भी अगर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो ये साइज में छोटा होता है ना, और साइज में छोटा होता है तो
nitrogen exists as diatomic molecule with triple bond. Thus, the bond enthalpy is very high. But phosphorus, arsenic, antimony form single bond, while bismuth form metallic bond in elemental state. ठीक है, मतलब नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे जो हैं वो आपके सिंगल बॉन्डेड होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं कैंटेनेशन की प्रॉपर्टी की बात करूं तो नाइट्रोजन में कैंटेनेशन की प्रॉपर्टी कम होगी। इसका रीजन ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन एज ए सिंगल बॉन्ड देखती हूँ ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा वो वीक होगा एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, बार बार पढ़ने हैं। देखिए, कैंटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, व्हाई? बस यहां से एक क्वेश्चन बन गया। तो रीजन क्या होगा? रीजन यहाँ पे होगा एज सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस, सिंगल फॉस्फोरस मतलब पीपी बॉन्ड। एज, अब इसका रीजन क्या? एज हायर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बॉन्ड वीक क्यों है? मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि साइज में छोटा है, तो साइज में छोटा होने की वजह से ये तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है, स्मॉल साइज भी है, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। हमें पता है कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होगा ये वीक हो जाता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन में जो कैंटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस फॉस्फोरस, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट थर्ड, nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bond with itself, ठीक है, and other element having small size and high electronegativity. Heavier element do not form p-pi bond as their atomic orbital are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. मतलब सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी के कोई एलिमेंट के बीच में पी-पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, साइज बड़ा हो जाएगा, ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला जो है वो है नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला पॉइंट याद रखना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी, देखिए नाइट्रोजन के पास में जैसे सपोज कि मैं बनाती हूँ NH3, तो मेरे पास में NH3 बनता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर किसी वेकेंट H+ आया तो उसको दे सकता है, या फिर ये किसको दे सकता है जिसके पास में वेकेंट D या P ऑर्बिटल होते हैं, तो बोरॉन को दे सकता है। तो तीन तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है और एक ये उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसलिए नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, बिकॉज ऑफ absence of vacant d orbital। इसलिए thus nitrogen cannot form d-pi-p-pi बॉन्ड, बट ऑब्वियस है नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो d-pi-p-pi बॉन्ड कैसे बना सकता है, ठीक है। बट हेवियर एलिमेंट, मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट हो गए आपके फॉस्फोरस, आर्सेनिक, कैन फॉर्म d-pi-p-pi बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल R3p डबल बॉन्ड O, R3p। आपने देखा होगा कि फॉस्फोरस के साथ में अगर मैं एल्काइल ग्रुप, तो ट्राई एल्काइल ग्रुप जो आ जाते हैं यहाँ पे R3p डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, तो ये एल्काइल ग्रुप होगा। तो ये d-pi-p-pi बॉन्ड बना सकते हैं विद ट्रांजिशन मेटल व्हेन कंपाउंड लाइक pC2H5 होल थ्राइस एंड AsC6H5 होल थ्राइस एक्ट एज ए लिगेंड। जैसे हमने देखा भी है लिगेंड के साथ में काम करते हैं, तो PPS3, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोरस के जो कंपाउंड है वो p-pi d-pi या d-pi बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, d-pi भी बना सकते हैं। d-pi के एग्जाम्पल याद रखने हैं और p-pi के भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आई होप क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ओके,
केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 इज क्या हो सकती है, -3 +3 एंड +5 हो सकती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन जो है उसकी अगर मैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो -3 एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +5 हो सकती है। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अप टू बिस्मथ, है ना। बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा रेयरली कोई कंपाउंड होगा जिसके साथ ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, हमें पता है इसमें भी क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे नीचे के एलिमेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट increases down to the group due to the inert pair effect। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत ज्यादा जरूरी याद रखने वाली चीज ये है कि द ओनली वेल कैरेक्टराइज बिस्मिथ फिफ्थ, मतलब बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ प्रेजेंट होगा, ये होगा आपका BiF5 में। कहाँ होगा, BiF5 में। अगर ये F5 बनाता है, आप बोल सकते हो कि फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और बिस्मिथ का कैरेक्टर क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर है, तो काइंड ऑफ एक आयनिक बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो पाएगा। तो ओनली एंड ओनली वन कंपाउंड जो कि बिस्मथ को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज करता है वो है कौन सा, आपका BiF5, मतलब फ्लोरीन का आप बोल सकते हो कि बिस्मिथ के साथ में 5 ऑक्सीजन स्टेट के साथ में बॉन्ड बनता है, बाकी नहीं बनता है। जैसे कि आपने PCl5 बनाते हो, स्टेबल होता है PCl5, राइट। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे PI5, तो PI5 यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, आयोडीन के साइज बड़े होने की वजह से रिपल्शन फील होता है, इसलिए PI3 विल बी मोर स्टेबल, और ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में कौन से कंपाउंड आपके पॉसिबल है कौन से नहीं है इसकी भी बात की थी। तो यहाँ पे अभी सिर्फ इतना याद रखें कि नीचे की ओर जाने पर जनरली +5 ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, लेकिन बिस्मिथ फ्लोरीन के साथ में +5 ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में नाइट्रोजन शोज +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, आपका +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म +1 2 +4 डिस्प्रोपोनेट इन एसिड सॉल्यूशन इन केस ऑफ नाइट्रोजन, जैसे HNO2, राइट। तो डिस्प्रोपोर्शन में कौन जाते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होती है, मतलब अगर आपके पास में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो लोअर की ओर जाएगा, लेकिन अगर लोअर है तो हायर की ओर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंटरमीडिएट में होती है तो वो क्या करेगा, वो आपका हायर की ओर भी जा सकता है और लोअर की ओर भी जा सकता है। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल HNO2, रेडॉक्स में हम ये पढ़ते हैं, HNO2 किस में जा सकता है, HNO3 में जा सकता है। तो फास्फोरस यहाँ पे ठीक है, तो HNO3 + H2 then twice NO3, then phosphorus also shows +1 and +4 oxidation state in some oxy acid, all intermediate oxygen state disproportionate in both acid and alkali into -3 and +5। याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, डिस्प्रोपोर्शनेट इन बोथ acid and alkali into -3 and +5. However, +3 oxidation state of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionate। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं कोवैलेंसी। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो इसके मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, as only 4 ऑर्बिटल, 1s and 3p orbital, and orbital are available for bonding, we know that, इसलिए कोई भी
लाइक हमें ये भी बात की गई थी कि NCl3 पॉसिबल है लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका रीजन क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो बाकी के जो एलिमेंट है आपके, द हैवियर एलिमेंट विद वैकेंट डी ऑर्बिटल कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4। जैसे आपका फॉस्फोरस आया, तो फॉस्फोरस आपका क्या PF6 बनाता है, PCl5 बनाता है। ठीक है ना। तो ये PF6 माइनस होगा। ठीक है ना। तो फास्फोरस की जो कोवेलेंसी होगी वो आपकी कितनी हो सकती है? फास्फोरस की कोवेलेंसी मैक्सिमम आपकी 6 हो सकती है। ठीक है। तो ये आपको कुछ कोवेलेंसी आपको याद रखने, छोटे छोटे पॉइंट जो कि पूछे जा सकते हैं। फिर रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। अब हाइड्राइड से रिलेटेड यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर, इन सबके से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद ही थर्मल स्टेबिलिटी में क्या याद रखना है कि कौन किससे बना है? मोनो एटॉमिक से बने हैं ये। नाइट्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। एंड हाइड्रोजन क्या है आपका? मोनो एटॉमिक है यार। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी। देख सकते हैं आप, डिक्रीज हो रही है। अब मेरे पास में अगर थर्मल स्टेबिलिटी NH3 की ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस है कि NH3 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू BiS3। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने पर। ठीक है। फिर बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन मतलब NH3 यहाँ पे लोन पेयर लेके बैठा है, फिर PH3 यहाँ पे लोन पेयर लेके बैठा है। फिर अगर मैं बात करूं लास्ट वाले BiS3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जल्दी से अपेयर होगी? अगर कोई भूखा नंगा आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे जैसे ही सपोज कि H+ जिसके सारे इलेक्ट्रॉन लूट लिए गए हैं, H+ मतलब वैकेंट ऑर्बिटल आया, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से जल्दी से अपीयर होंगे? जहां पर साइज छोटा होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर यहाँ पे जल्दी से दिखाई देंगे, इसलिए NH3 आपका अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करता है एज कम्पेयर टू BiS3। ऑल्दो आपका ये जो NH3 है वो भी वीक लुईस एसिड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो फिर किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा? वो ज्यादा होगा NH3 का। तो बेसिसिटी भी क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। अब आपको रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर में मैंने बताया है कि अगर हमें रिड्यूसिंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है तो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। तो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल के तो हमें पता ही कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज ही होगा। आई होप क्लियर। ये वाले NH3 से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक आपका NH3 मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड से रिलेटेड 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और ये काफी आसान है। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यार यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। नाइट्रोजन जैसे NH3 में आपका क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल ऑर्डर, जैसे कि मैंने कुछ ऑर्डर्स के एक पी ब्लॉक का मैंने कंप्लीट ट्रेंड्स बताए थे, उसमें से मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में ये दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो मुझे नहीं लगता कि आपने वो किए होंगे, लेकिन उसका ऑर्डर ये है। ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? BiS3 देन SbH3 देन NH3। ठीक है। NH3 उसके बाद में ASH3 देन PH3। याद रहेगा। उसके बाद आपके पास में है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब ग्रुप 15 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के हाइड्राइड की ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं। आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है आपका 195.2, 139.5, 156.7, 185। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है ऑर्डर। ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरेंज करें इसे। उसके बाद में आपके पास में
बॉन्ड EH डिस्टेंस मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो भी इनकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो इन एटॉमिक जो बॉन्ड पैरामीटर्स है उस बॉन्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे आंसर्स लेके आते हैं। बॉन्ड पैरामीटर किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड पैरामीटर या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इन सब के क्वेश्चंस हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखे हैं। आई होप क्लियर। फिर चलते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, तो जनरली आप जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन कौन से टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। सारे जो ग्रुप 15 एलिमेंट है वो ऑक्साइड बनाते हैं E2O3, मतलब जैसे N2O3 हो गया, Ne2O5। द ऑक्साइड in higher oxidation state is more acidic than in lower oxidation state। ठीक है ना, एसिडिक बेसिक का ऑर्डर ये भी ट्रेंड से N2O3, N2O4, N2O5 ट्रेंड्स में मैंने बता रखा है यहाँ पे। तो ये जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इन अ पर्टिकुलर स्टेट द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। तो एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए मैंने क्या क्या दिया है कि सबसे पहले आप क्या देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है किस केस में, जब वो सेम एलिमेंट होंगे। जब सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। आई होप आपको याद आ रहा होगा, ट्रेंड्स में मैंने बताया था, पी ब्लॉक का एक वीडियो मैंने बनाया था, सारे ट्रेंड्स एक साथ लिए थे, उसमें मैंने ये चीज डिस्कस की गई है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा हो तो वहां जाके एक बार आप देखें। अब देखिए ऑक्साइड ऑफ E2O3 से टाइप कौन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बनेंगे। तो अगर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, ये प्योरली एसिडिक होंगे। क्या होंगे, प्योरली एसिडिक, याद रखें प्योरली एसिडिक। ठीक है, फिर अगर आर्सेनिक एंड एंटीमनी है तो एम्फोथेरिक, यार याद रखना पड़ेगा, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोथेरिक होते हैं। और बिस्मथ जैसे कि, क्योंकि ये मेटलॉइड होते हैं ना, बट ऑब्वियसली मेटोलाइट के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोथेरिक होंगे। और बिस्मथ आपका क्या मेटल है, तो फिर क्या होगा, मेटल के रिस्पेक्ट में बेसिक होगा। अब अगर मैं बात करूं कि पेंटा ऑक्साइड बना सकते हैं क्या, तो जनरली हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका जैसे कि पेंटा ऑक्साइड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटा ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। रीजन क्या है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे ऑक्साइड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जैसे कि N2O, NO, N2O3, NO2। तो मैं यहाँ पे फिर से इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ट्रेंड में मैंने एक बार बता दिया है, वहां पे जाके आप एक बार देख लें। टॉप टू बॉटम जाने पर आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आई होप क्लियर। फिर उसके बाद में रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन। अब हेलोजन के साथ में जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यार ये है ना हमारे पास में एक तो ट्राईहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, ट्राईहेलाइड जैसे कि NCl3 और आपका PCl5 सपोज, इस टाइप के। तो आप बोल सकते हो कि ट्राईहेलाइड बनाएंगे और पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये याद रखना है आपको, ट्राईहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। देखिए जरा अब यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट टू फॉर्म हेलाइड फॉर्म EX3 एंड EX5, मतलब एलिमेंट है कोई भी तो ट्राईहेलाइड बनाएगा, पेंटाहेलाइड भी बनाएगा। ऑल ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट देन ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। बहुत काम की चीजें यहाँ पे, ऑल ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नोन टू बी स्टेबल। बहुत 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 ज्यादा काम की चीजें यहाँ पे, ठीक है ना, ये कि सिर्फ और सिर्फ आपका NF3 जो होगा वो स्टेबल होगा। जरूरी है यहाँ पे मुझे क्या याद रखना है यार, कि नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड्स नहीं बनाता है, ओनली NF3 ही यहाँ पे स्टेबल होगा। लेकिन आगे से फास्फोरस वगैरह है वो ट्राईहेलाइड बनाएंगे। एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3, क्योंकि Bi जो होगा वो क्या होगा आपका +3 में होगा। तो एक्सेप्ट BiF3 अदर ट्राईहेलाइड आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। BiF3 क्या होगा आपका आयनिक होगा, बाकी इसके अलावा जो ट्राईहेलाइड्स होंगे वो हमारे कोवेलेंट होगा। तो यहाँ से ये दो चीज बहुत काम की है कि नाइट्रोजन का ट्राईहेलाइड NF3 बहुत ज्यादा स्टेबल है, और BiF3 के अलावा बिस्मिथ के जो हेलाइड्स होंगे वो आप मतलब जितने भी आपके ट्राईहेलाइड्स होंगे वो आपके क्या होंगे, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड।
ठीक है। फिर आपको जब मैंने हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था तो आप वहाँ पे एक एक्सेप्शनली मैंने बताया था कि NaCl3 का हाइड्रोलाइसिस अगर हम करवाते हैं, देखो NaCl3 स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा। तो जब आप NaCl3 का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन ना दे के अमोनिया देता है, ये याद रखना है आपको। बहुत हाइड्रोलाइसिस में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वहां से ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ECl3, तो यार यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। NCl3 का हाइड्रोलाइसिस आपको इसका ऑक्सीसिड नहीं देता है, ये क्या देता है आपका NH3N हाइपोक्लोरस एसिड HOCl देता है, याद रहेगा। फिर सारे हाइड्रोलाइसिस में PCl3 इसमें बताया था कि PCl3 है 3 थ्राइस H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बनाएगा, H3PO3 बन गया। आर्सेनिक इसका ऑक्साइड बनाएगा, H2O3 बन गया, राइट। फिर एंटीमनी भी इसका ऑक्सीसिड SbOCl बना रहा है और BiCl3 BiOCl बना रहा है। तो इनके कौन से एसिड्स बन रहे हैं, मतलब कौन से ऑक्साइड्स बन रहे हैं, और दूसरा कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नाइट्रोजन मतलब NCl3 का NCl3 का हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देता है, क्लियर हुआ। फिर ये रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल, मेटल के साथ में रिएक्शन करके ये आपकी ये क्या है जनरली नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड है। तो रिएक्शन क्या करेंगे, तो आपके पास में ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं मेटल के साथ में रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना, जैसे CA3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं और उन बाइनरी कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी वो होती है -3। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा डाइनाइट्रोजन। अब डाइनाइट्रोजन में इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन। इसका डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, ये याद रखने वाली बातें भी हैं और मैं मानती हूँ कि याद रखने वाली, जब कैसे याद रखोगे, जब बार बार आप या तो वीडियो देख लेना या फिर क्या कर लेना अपने नोट्स पढ़ लेना। एनसीईआरटी की लाइंस को एनसीईआरटी रीड करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि होच पोच हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टू द पॉइंट मैं यहाँ पे रीडिंग करवा रही हूँ। कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, प्रिपरेशन कैसे होगी, कमर्शियली बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर लिक्विड नाइट्रोजन डिस्टिल्ड आउट ऑफ फर्स्ट लिविंग। ठीक है, NO2 यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना रखना है 90 डिग्री। इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय, जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप NaNO2 के साथ में करवाओगे तो ये क्या देगा आपको N2 गैस प्लस ट्वाइस H2O and NaCl देगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 are also formed in the reaction as impurities can be removed by passing the gas through aqueous H2SO4 containing K2Cr2O7। यहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3 भी मिलेगा एज ए इम्प्योरिटीज। ठीक है, और इन्हें हमें दूर कर देना है एक्वस H2SO4 के थ्रू पास करके कंटेनिंग K2Cr2O7। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे मैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड में भी इसको बार बार रिकॉल करवाती रही हूँ कि अमोनिया मतलब अमोनियम क्रोमेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा वो आपको नाइट्रोजन गैस देता है, प्लस यहाँ पे Cr2O3 जो मिलता है ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये रेसिड्यू होता है ग्रीन कलर का और ये नाइट्रोजन गैस देता है। तो नाइट्रोजन आप यहाँ पे बना सकते हो। फिर दूसरा है वेरी प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड। याद रखना है क्या, बेरियम एजाइड एंड सोडियम एजाइड बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आए हैं। एक तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट पे आया है और ये सोडियम एजाइड एंड बेरियम एजाइड पे भी क्वेश्चन आया है। तो बेरियम एजाइड का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो वेरी प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बन रही है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। तो याद रखिए बेरियम नाइट्राइड, अब इसका फॉर्मूला भी याद
रख लेना, BaN3 एजा कंपाउंड, एजाइड कंपाउंड याद आ रहा है, तो वहीं से आपका बेरियम एजाइड एंड आपका सोडियम एजाइड फॉर्मूला आया और यहाँ से इन्होंने प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है ना। एट हायर टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने, 2000 केल्विन सपोज कर दिया है ना, तो फिर ये आपको क्या देता है, एट हायर टेम्परेचर इट गिव्स, मतलब एट हायर टेम्परेचर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एनो बनाता है। अब यहाँ पे देखें कि जो नाइट्रोजन अमोनिया बनाने की प्रोसेस थी वो भी रिवर्सिबल थी, और यहाँ पे जो एनो फॉर्मेशन हो रहा वो भी एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कलर क्या है, यार सबको पता है नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, हमने देखा नहीं है आज तक, तो इट इज कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। नॉन टॉक्सिक गैस होती है, इसीलिए इसे कहाँ पे, मतलब फूड मतलब रेसिडेंस आप बोलते हैं ना, जब फूड खराब हो जाता है या फिर पैकिंग आपकी की जाती है, फॉर एग्जांपल चिप्स वगैरह की, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो ऑक्साइड ना हो, उनका ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो, तो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है वहां पे। तो इट इज कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इट हैज टू स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। It has very low solubility in water. याद रखें, it has very low solubility in water. Per liter of water at 273 Kelvin and 1 bar, and low freezing point and boiling point. लो solubility है, लो freezing point है, लो boiling point है। डाइनाइट्रोजन इनर्ट होती है, याद रखें डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई एंथैल्पी, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इनर्ट होती है। दैट्स व्हाई इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, किस तरह यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया कर सकते हैं हम इसका। With increases in temperature reactivity increases, but obviously यार कि अगर आप है ना बहुत टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये रिएक्ट करने लग जाएगा, तो with increases in temperature reactivity increases. It directly combine with some metal to form predominantly ionic nitride. जैसे लिथियम के साथ में रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड, और हमें पता है कि लिथियम का जो नाइट्राइड होता है वो काफी स्टेबल होता है, और लिथियम ही आपके मैग्नीशियम के साथ में क्या रखता है, डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, इसलिए मैग्नीशियम का नाइट्राइड भी स्टेबल होता है। तो लिथियम एंड मैग्नीशियम एयर के साथ में मिलके ऑक्साइड के साथ साथ में नाइट्राइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इट कंबाइंस विद H2 एट अबाउट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हैबर प्रोसेस टू फॉर्म अमोनिया। हैबर प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज है कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो हायर टेम्परेचर पे, हायर प्रेशर पे हायर प्रेशर लेना पड़ेगा, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये आपको देते हैं अमोनिया गैस। and 2 plus H2 is equals to twice NH3. In manufacture of ammonia, अमोनिया बनाने में इसका यूज किया जाता है, एंड अदर इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंटेनिंग नाइट्रोजन से कैल्शियम साइनामाइड etc. used to create inert atmosphere. Example in iron and steel industry. Liquid nitrogen is used as a refrigerant to preserve biological material, food item and cryosurgery. ठीक है, तो ये आपको यूजेस भी याद रखना है। देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो जो भी आपके, तो ये आपको यूजेस भी याद रखने हैं। अब है हमारा अमोनिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमोनिया के बारे में तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, ये सब चीजें आपको पता ही है। अमोनिया कैसे बनाया जा सकता है इनकी हम बात करते हैं। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल formed by decay of nitrogen organic compound. For example यूरिया, यूरिया की रिएक्शन जब पहले आप H2 के साथ में कराओगे तो ये देगा अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट से हमें मिलेगा
अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2। तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कार्बोनेट होता है तो वो अगर कार्बोनेट है, ठीक है ना, तो आपको H2 और CO2 तो देना ही देना है। तो अमोनियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे लिया था तो अमोनिया मिलेगा, H2 मिलेगा और CO2 मिलेगा। ऑन स्मॉल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट which decompose when treated with caustic soda और लाइम। कॉस्टिक सोडा मतलब यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम क्या है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट है ना, तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम Ca मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अमोनिया गैस देता है, वाटर देगा और कैल्शियम क्लोराइड देगा। फिर अमोनियम सल्फेट के साथ में अगर हमें रिएक्शन करवाती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये मुझे अमोनिया देगा और वाटर एंड उसका सॉल्ट दे देगा। ये तो था आपका स्मॉल स्केल पे बनाने का। अब अगर मुझे लार्ज स्केल पे इसको बनाना है तो मैं क्या करूंगी, तो लार्ज स्केल के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा हेबर प्रोसेस। तो हमें क्या पढ़ेंगे, ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, ये तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा H नेगेटिव में आ रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए, according to Le Chatelier principle, the optimum condition for the formation of ammonia are, ये आपको जरूरी याद रखना है कि अमोनिया को बनाने के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो अमोनिया को बनाने के लिए कंडीशन, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कितना प्रेशर, 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, अबाउट 200 ATM, वेरी हाई प्रेशर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 700 केल्विन ही लेना है। कैटलिस्ट में याद रखें यार, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन किसके साथ में, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O NaL2O3 और विथ मोलिब्डेनम। तो जनरली हम Fe2O3 एंड MO का यूज करते हैं मोलिब्डेनम, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अगर आपने मोलिब्डेनम नहीं लिया है तो वो K2O मतलब K2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपको जरूर याद रखना, क्योंकि कितनी ही रिएक्शंस, कितनी ही बुक में आपको आयरन ऑक्साइड प्लस मोलिब्डेनम तो दिख जाता है, लेकिन K2O L2O3 नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप मोलिब्डेनम नहीं लेते हो तो फिर K2O L2O3 भी ले सकते हो, ठीक है, कैटलिस्ट Fe2O3 के साथ में। अब देखिए कि यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि H2 है, नाइट्रोजन गैस को अलग अलग इस तरह से यहाँ पे एंटर कराया गया है। यहाँ पे ये यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस आई, यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस आई, कंप्रेशर लिया गया है, इधर मिक्स किया इसमें। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है कि ये आपने गैसेस को इधर देखा कि ये यहाँ पे जाती है, ये एक चैम्बर लिया है, इस चैम्बर में टेम्परेचर आपको रखा गया है 700 केल्विन और कैटलिस्ट के साथ में इसे मिक्स कर दिया गया। कैटलिस्ट क्या है आपका, आयरन ऑक्साइड Al2O3 एंड K2O3, इसके साथ में मिक्स किया। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा कि जब ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मुझे मिलता है N2 टू अमोनिया गैस। तो जो अमोनिया गैस होगी मतलब लिक्विड अमोनिया, ये आप इस कंटेनर में इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास में जो एक्सेस में N2 और H2 होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, वो वापस इधर आ जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इधर ये आई और वापस से इस पंप के थ्रू मिक्स होके वापस से इधर ही आ जाएगी। तो आपकी फिर से जो N2 और H2 अगर गैसेस के लिक्विड अमोनिया है, और अगर जो एक्सेस में आपकी N2 एंड H2 गैस होगी वो फिर से जाके मिक्स हो जाएगी, फिर से आयरन के साथ में मिक्स हो जाएगी, आयरन ऑक्साइड के साथ में, और इस तरह से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये इसे हेबर साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसे हेबर प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक था आपका फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले अगर अमोनिया की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो अमोनिया क्या होगी आपकी, कलरलेस गैस है, और इसकी जो स्मेल होती है काफी तीखी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, अजीब सी होती है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 198.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका 239.7 केल्विन होता है। As it is associated through hydrogen bonding in solid and liquid state, it has higher melting and boiling point, ये आपको सबको पता है, than expected on the basis of its molecular mass. स्ट्रक्चर हमें पता है pyramidal होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, pyramidal होगा क्योंकि 3+1 का कॉम्बिनेशन होता है।
केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए नाइट्रोजन सोल्यूबल नहीं थी, लेकिन अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। नाइट्रोजन NH3 यहाँ पे H2 के साथ में रिएक्शन करके आपको NH4 प्लस एंड OH माइनस देती है। तो NH4 प्लस एंड OH माइनस एक्वस कंडीशन में इट फॉर्म्स अमोनिया सॉल्ट विथ एसिड NH4Cl या अमोनियम सल्फेट ETC। ठीक है, तो ये तो ही इसकी फिजिकल